सर ये बेसिकली इस वक्त जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे कि एक तरीके से बहुत अच्छा एक मौका था हमारे लिए, ख़ासतौर से कृषि सेक्टर के लिए। रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और पीक सीजन चल रहा है, तो ऐसे में जो है ये अचानक ये प्रॉब्लम आई, पूरी दुनिया में अचानक आई। और इसका टाइमिंग भी वही है जब हमारी फसलें तैयार हो चुकी होती हैं, कुछ होती रहती है, कुछ हो चुकी होती है। जैसे पहले आलू हुआ, फिर सरसों हुआ, चना हुआ, फिर गेहूँ हो गया। तो ऐसे टाइम में और ये परिस्थिति पैदा हो गई जब लॉकडाउन है, बीमारी से भी लोगों को बचाना है, तो इसके लिए क्या रणनीति, मतलब ये जो एक तरीके का महामारी एक संकट ही है। और क्योंकि आपका विभाग ऐसा है जो अगर देश में जितने भी गतिविधियां हैं आज उसी के चारों तरफ चल रही हैं, क्योंकि वही सबसे सक्रिय क्षेत्र है अभी। तो इसमें क्या रणनीति अपनाने की ज़रूरत पड़ी सरकार को कि हम लोग अपना काम करते रहें और संकट से बचे रहें? देखिए क्या है कि परिस्थिति कभी कहकर नहीं आती जी। लेकिन अच्छी सरकार, अच्छी ब्यूरोक्रेसी और अच्छे नागरिक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर परिस्थिति प्रतिकूल हो तो हमारी दृष्टि कैसी होगी। जी। कोरोना वायरस का संकट अचानक पूरी दुनिया में आया, हम भी उससे प्रभावित हैं। हमारा देश बड़ी आबादी का देश है, गांव प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। इसमें किसी ऐसी महामारी को एकदम नियंत्रित करना एक तौर से कठिन काम था। तत्कालीन समय में हमारे पास जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए उनका भी अभाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन घोषित किया तो उनकी जो व्यापक दृष्टि है उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया कि अंततोगत्वा ये प्रतिकूलता कहाँ तक जाएगी और इस प्रतिकूलता के दौर में हमारे लिए क्या क्या आवश्यक है। और इसलिए लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात कृषि का जो क्षेत्र था जी। वो सबसे प्राथमिकता पर सरकार के निर्णयों में भी रहा और देश की आवश्यकता भी थी। और इसलिए फसल कटाई के लिए किसानों को, मजदूरों को, मशीन को अनुमति प्रदान की गई। किसान का उत्पाद उचित मूल्य पर मिल सके, इस मामले में सरकार ने एडवांस चिंता की। और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि मशीन की आवाजाही शुरू हो उससे पहले ही किसान ने विकल्प को ढूंढा और किसान कोरोना योद्धा के रूप में अपने क्षेत्र में लड़ा जी। और उसने दलहन और तिलहन दोनों फसलें पूरी तरह आज से 11-12 दिन पहले ही काट ली थी। गेहूं की जो फसल थी वो हार्वेस्टर और बाकी सब चीज़ें शुरू हो गई, तो उसके कारण कट रही है। अभी 70% से अधिक कटाई क्षेत्र में हो गई है। जिन राज्यों में बुवाई देर से होती है वहाँ अभी ये काम चल रहा है। किसान फसल का जो अपना उत्पाद है उसको बड़ी मात्रा में घर पर नहीं रख सकता, इसलिए उसे जल्दी सेल करना होता है। सरकार की जवाबदारी है कि वो खरीदे, एमएसपी पर खरीदे। और इसलिए केंद्र सरकार ने एफसीआई और नेफेड दोनों संस्थाओं को कहा कि पर्याप्त खरीद की व्यवस्थाएं हम लोगों को करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि नेफेड और एफसीआई ने राज्यों के साथ मिलकर मैकेनिज्म तैयार किया और विकेंद्रित खरीद आज की जा रही है। राज्य का जो अमला है वो भी बहुत तेज़ी के साथ इस काम में लगा हुआ है। सभी मंडियां लगी हुई हैं। हम लोगों ने क्रय केंद्र बढ़ाने का आग्रह राज्यों को किया था, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसलिए क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। हमने राज्यों को ये भी एडवाइजरी इशू की थी कि 3 महीने तक के लिए आप मंडी एक्ट से
किसान को और व्यापारी को मुक्त मैं करें। एक पॉइंट पीछे जाता हूँ। जैसे आपने कहा कि किसान ने कोरोना योद्धा के रूप में जो भूमिका निभाई है, और इस तरह की जब महामारी आई, दुनिया एक बड़े संकट में है, खाने की कोई कमी नहीं हुई, खाद्यान्न भंडार पर्याप्त था, और हमारे किसानों की मेहनत थी जो इतना हमारे पास स्टॉक्स थे। और ये मेरे ख्याल से अगर हम इतिहास में भी जाएं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, छुटपुट कोई प्रशासनिक समस्या हो सकती है, अदरवाइज खाने की कहीं समस्या नहीं है, ना खाद्यान्न की, ना दूध की, ना सब्जियों की। तो ऐसे में जो है ये पूरा का पूरा, जैसे मतलब आपने भी कहा, तो ये श्रेय किसानों को जाना चाहिए कि उन्होंने देश को इतनी बड़ी मुसीबत में इतना बड़ा सहयोग जो हमारे देश के किसानों ने दिया, उसकी जो अहमियत है। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में वो एक योद्धा बन के कोरोना से लड़े और फसल को और किसानी को किसी प्रकार का नुकसान उन्होंने नहीं होने दिया। और आज ऐसी परिस्थिति है देश में कि लॉकडाउन है लेकिन सब्जियों की उपलब्धता है, लॉकडाउन है खाद्यान्न की उपलब्धता है, लॉकडाउन है दूध की उपलब्धता है, आवश्यक वस्तुओं में ये सब चीज़ें आती हैं। और मैं समझता हूँ इस उपलब्धता के पीछे सरकार की नीतियाँ एक पक्ष हैं, लेकिन किसानों का पुरुषार्थ ये महत्वपूर्ण पक्ष है। कीमतें नियंत्रित भी रही हैं और कीमतें भी नियंत्रित। तो सर इसमें जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने राज्यों से कहा, क्योंकि बाकी जो फसलें थी, जैसे कि सरसों का विपणन सीजन बढ़ा दिया है, नाफेड उसमें काम कर रहा है या राज्य की एजेंसियां काम कर रही हैं, और गेहूं का अभी शुरू हुआ है, अगर सही मायने में देखें पिछले 2-3 दिन में शुरू हुआ है। हरियाणा ने 20 से शुरू किया, आपके राज्य में थोड़ा पहले हो जाता है, मध्य प्रदेश 15 अप्रैल से हमारे यहाँ शुरू। तो वहाँ पे इस बार हालांकि वहाँ भी थोड़ा डिले है उस तरीके से ओरिजिनल उसको लेकर के। तो अभी क्या मॉनिटरिंग हो रही है कि जो किसान मंडी में लेकर के आ रहा है खाद्यान्न अपना, खासतौर से गेहूं, उनको टाइमली टोकन इश्यू हो जा रहा है, और अब तमाम सारी राज्य जो है उनको रजिस्ट्रेशन करा के उनको एसएमएस के थ्रू मैसेज भेज करके बुला रहे हैं, जिससे कि वो समय पे आए और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला एक मकसद है वो भी कामयाब रहे। तो इसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नज़र नहीं आ रही? नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तो ये एसएमएस से सूचना देने वाला क्रम पहले से ही शुरू था, लेकिन इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनेक राज्यों ने उसको अपने यहाँ लागू किया, और ख़रीद के समय सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, और वो रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उनको जितना खरीद करना है उसके हिसाब से उनकी गति चल रही है या नहीं चल रही। हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार से राज्यों को रोज़ बात की जाती है। आज भी मैं पासवान जी से बात किया था, तो मैं समझता हूँ अभी गति संतोषजनक है। शुरू के 3-4 दिन जब शुरुआत हुई तो उस समय थोड़ी गति धीमी थी, क्योंकि वो लोगों की रफ़त में नहीं था। लोगों को लग रहा था आज ही सारा तुल जाए और सभी किसान आ जाएं और लाइन लग जाए। तो लेकिन अब सबको समझ में आ गया है कि नहीं, इन सब चीज़ों का पालन करना हम सब के लिए और हम सब के जीवन के लिए ही आवश्यक है। तो अब ये काम स्मूथ चल रहा है। तो राज्यों को जैसे आप लोगों ने बीच बीच में एडवाइजरी इशू की, और जो मिनिस्ट्री का ऑर्डर है उसमें भी चेंजेस हुई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, खासतौर से कृषि उपकरणों को लेकर, खाद बीज की दुकानों को लेकर के, रिपेयरिंग की दुकानों को लेकर के। तो ये जो आपने कहा कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है उसमें वो डील दें, और ईनाम के साथ में जो है एफपीओ को डायरेक्ट खरीद करने को बढ़ावा दें, तो इसका कितना असर हो पाया? क्योंकि ये एपीएमसी को लेकर के राज्य बहुत रिजिड रहते हैं, वे पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है। लेकिन मैं समझता हूँ इस एडवाइजरी को, जैसे तेलंगाना है, तमिलनाडु है, सभी राज्यों ने माना। बिहार में तो एपीएमसी एक्ट है ही नहीं है, तो लेकिन बाकी राज्य भी खरीद में किसी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए कोई आंशिक रूप से उसको स्वीकार कर रहा है, कोई बाकी चीज़ों में कर रहा है। अब जैसे मुझे लगता है 14 से अधिक राज्य हैं जिनने फल और सब्जी को मंडी एक्ट से अलग कर दिया। तो मैं समझता हूँ इसका असर हुआ है, और जो इनाम प्लेटफॉर्म है उसका भी उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ भी हमने 3 मॉड्यूल और दिए थे, उनका भी उपयोग लोग कर रहे हैं। और अब हम 585 मंडियों के साथ 415 मंडियों को और जोड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आने वाले कल में और सरल हो जाएगा। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि खरीद में कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिस्टिक की दृष्टि से
ज़रूर दिक्कत थी। तो कृषि उत्पाद की आवाजाही पर गृह मंत्रालय ने रोक हटा दी है जी। और इसके लिए हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम भी यहाँ बनाया है मतलब। हाँ। और वहाँ पूरा अमला बैठता है, देश भर से फ़ोन आते हैं। अगर कोई भी राज्य में कृषि उत्पाद का वाहन रोका जाता है या उसको असुविधा होती है तो व्यापारी, किसान और ट्रक ड्राइवर कोई भी हमारे कॉल सेंटर पर आ सकता है और कह सकता है फलां जगह रुका हूँ, तो कृषि मंत्रालय उसकी सहायता करके उसके रास्ते को प्रशस्त करता है। और दूसरा, लॉजिस्टिक पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपलब्ध हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन के समय जी। एक परिस्थिति ये भी हो गई थी कि गाड़ी कहीं थी, ड्राइवर कहीं था, ट्रांसपोर्टर कहीं था, तो जो जहाँ थे वहीं लॉक हो गए थे। तो एक तौर से तारतम्य टूट गया था। तो हम लोगों ने किसान रथ हेल्प डेस्क बनाया यहाँ, उसको लॉन्च किया हमने 15 तारीख को, और उस पर 5 लाख से अधिक वाहन ने अपने को रजिस्टर्ड कराया। और मुझे प्रसन्नता है कि उसका उपयोग बहुत अच्छा हो रहा है। उसमें छोटे वाहन भी हैं, मंझोले वाहन भी हैं, बड़े वाहन भी हैं। कल सुबह ही मैंने पूछा था 50,000 से अधिक लोग उसका उपयोग कर चुके हैं। तो ड्राइवर्स मूव कर सकते हैं अपने लोकेशन पे? उनको हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? ड्राइवर मूव कर सकते हैं। इस ऐप में गाड़ी नंबर है, हाँ। ट्रांसपोर्टर का नाम है, ड्राइवर्स का नाम है, और इन सब को समन्वित कराने में, जैसे मुझे ज़रूरत है तो मैं ऐप को खोलूँगा जी। और मैंने देखा कि भाई कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो यहाँ से छत्तीसगढ़ हमारे माल को पहुँचा सकता है। जी। और तो वो ऐसी स्थिति में दोनों को कोऑर्डिनेट कर लेता है। यहाँ से छत्तीसगढ़ कौन जाएगा उससे भाव भी कर लेता है, और छत्तीसगढ़ से वो क्या माल लेके आएगा वो भी मैप कर। अच्छा, उसका रिटर्न भी जो है। तो ये सब जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि खासतौर से जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं, और आज के टाइम में जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उनका उत्पादन फूड ग्रेन को क्रॉस कर गया है, और क्योंकि वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उनकी महंगे होते हैं, तो उनका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें ये बड़ी दिक्कत आई इस बार। अगर आपने नोटिस किया होगा, जैसे ग्रेप फार्मर है, या अभी आम की फसल आ गई थी, और इधर जो है आपके सब्जियां जो थी अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, ये जल्दी ख़राब होने वाले उत्पाद हैं, तो इनको मार्केट तक पहुंचाने में, इवन आलू की खुदाई के टाइम पे भी माहौल थोड़ा उस तरीके का हो गया था। तो इनको कैसे टैकल किया, और अगर इन फार्मर्स को नुकसान हुआ होगा तो उसको लेकर के हम कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है सरकार कि इन किसानों को कुछ कंपनसेट कर पाएँ अगर कहीं कुछ लॉस की स्थिति है, क्योंकि इनमें कहीं एमएसपी का भी कोई प्रक्रिया नहीं है। देखिए, दरअसल क्या है कि सब्जियों का जी। बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आंशिक नुकसान है, इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय आवाजाही पर थोड़ा रोक ज़्यादा थी, उसके कारण जितनी मात्रा में सब्जी आना चाहिए थी उतनी मात्रा में नहीं आई। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि शहर में सब्जी गांव से आती है, लेकिन शहर में सब्जी के भाव भी नहीं बढ़े, और शहर में सब्जी की अनुपलब्धता भी ना रही। लेकिन ये सही है कि यहाँ आई, और अपना जो कौन सी आज़ादपुर मंडी है उससे और 10 जगह जाती थी तो वो नहीं जा पाई। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष और है कि आम तौर पर बदलते युग में ये परिस्थिति हो गई थी कि एक गांव में सब्जी बहुत पैदा होती है, एक गांव में दूध का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन वो उत्पादन उचित मूल्य मिलने के कारण शहर की तरफ आ जाता है, और उसके कारण गांव में अनुपलब्धता हो जाती है। अभी कई बार गांव में जाओ तो एक गांव है जो 1000 लीटर दूध बेचता है, लेकिन उस गांव में जाओ तो 1 किलो दूध घर में नहीं होता, कि वो पूरा का पूरा बेच देता है। ऐसे ही सब्जियों की स्थिति थी कमोबेश, कि हर आदमी सब्जी अपनी लेके सवेरे ही तोड़ के बाहर चला जाता था, तो गांव में उतनी सब्जी की उपलब्धता नहीं होती थी। इस बार गांव में दूध भी लोगों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गया, और गांव में सब्जी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गई। लेकिन आंशिक नुकसान हुआ है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में इतना होता ही है। फलों के किसानों के लिए हम लोगों ने MIS स्कीम लागू की, उससे निश्चित रूप से उनकी कुछ ना कुछ फ़ायदा होएगा, और राज्यों के साथ मिलकर महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर जो है वो फलों का उस स्कीम का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सर, ये कुछ पैकेज आप लोगों ने अनाउंस किए किसानों के लिए, जैसे लोन का डेफर किया उनका,
कि 31 मई तक दे सकते हैं, वही 4% के रेट के ऊपर। फिर ये किसान सम्मान निधि को अप्रैल में फ्रंट लोड कर दिया। किसान सम्मान निधि में जी अब अभी अप्रैल माह में 9 करोड़ किसानों को जी 17,876 करोड़ रुपया जारी किया। मतलब अगर आप हमारे डिपार्टमेंट से देखोगे ना जी जी तो मतलब इस योजना में पीएम किसान में 70,876 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास का अगर आप देखोगे जी तो 7,300 करोड़ रुपया हम लोगों ने पहले की जो उधारी थी वो सारे लोगों को मजदूरों के अकाउंट में डाली। मनरेगा वाला जो था। हाँ, और 20,000 करोड़ रुपया हमने आगामी जो है उसके लिए मनरेगा में राज्यों को दे दिए, एडवांस दे दिया। 10,200 करोड़ रुपया जनधन योजनाओं की जो 20 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं उनको दे दिया। 2 करोड़ 84 लाख हमारे वृद्धजन और दिव्यांग जो बंधु हैं उनके अकाउंट में चला गया। ऐसे कुल मिला के आप देखेंगे तो 36,000 करोड़ रुपया अकेले ग्रामीण विकास से राज्यों को गया है। और अगर इसमें आप पीएम किसान जोड़ लो तो हमारे दोनों डिपार्टमेंट मिला के 57,000 करोड़ रुपया है जो अभी तक हम लोगों ने जारी कर दिया है। तो इसमें सर ये मनरेगा वाला आपने 2-3 बड़े स्टेप लिए। एक तो पुराना पैसा जो है वो चला गया है, प्लस फ्रंट लोड कर दिया आप लोगों ने, जिससे कि जो उनको वर्क अलॉट करेंगे तो उसके लिए, और वो अलाउ भी हो गया कि वहाँ पे काम कराना। तो ऐसे में जब एकदम पीक पे है हार्वेस्टिंग और बहुत लेबर की बहुत रिक्वायरमेंट है रूरल इंडिया में अभी, तो दोनों एक दूसरे का क्लैश नहीं करेगा अगर मनरेगा वर्क अभी शुरू कराएंगे तो? या कोई ऐसा नहीं बन सकता कि जो मनरेगा जो ये है लेबर उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जोड़ दें? नहीं, देखिए मनरेगा में 264 काम हैं जी, जिनमें लगभग 162 काम हैं जो कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सामान्य तौर पर उनका ध्यान लोगों को रहता नहीं है। लोगों के ध्यान में यही आता है कि फसल कटाई में लेबर लगा दो और उसका पेमेंट सरकार कर दे। अब इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, मेरे खेत में कितनी लेबर लगी जी जी। अब सरपंच से सेटिंग कर ली, मैंने कह दी 250 लगी है, तो अब 250 के पेमेंट करा लूँगा मैं, तो वहाँ कौन चेक करने जाएगा? उसमें काफ़ी सारा जगह जगह झंझट होंगे, सीपेज का काफ़ी। दूसरा क्या है कि अभी सरकार ने ये भी तय किया कि मनरेगा का हम इतना 70-80 हज़ार करोड़ रुपया खर्च करते हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट होना चाहिए। और जल संकट है इसलिए जल संरक्षण पर बल देना चाहिए। तो इस आग्रह के साथ हम लोग मनरेगा काम शुरू कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो मनरेगा का वर्कर है जी, उसमें ज़्यादा वर्कर बाहर नहीं है। जो बाहर वर्कर हैं, वर्कर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करो। एक वर्कर वो है जो किसी कंपनी में स्थायी रूप से काम करता है, एक वर्कर वो है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करता है जी, और एक वर्कर वो है जो सिर्फ फसल कटाई के लिए अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जी जी। ये जो स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ये तो ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति आई तो ये या तो वहीं रह गया या वहाँ से भाग दिया तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह रास्ते में क्वारंटाइन हो गया। ये जो वर्कर गांव का वर्कर है, ये वर्कर लॉकडाउन के समय या तो मूव करके कटाई की जगह पे पहुंच गया था और या मूव नहीं कर पाया। तो कटाई ख़त्म होने के बाद ये वर्कर आसपास का ही होता है, बहुत ज़्यादा दूरी का होता नहीं है जी। तो ये लौट जाएगा। और दूसरा जो नहीं लौट जा पाया था वो ऑलरेडी गांव में है ही। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करते थे लेकिन वो पहले 3-4 दिन में थोड़ी ढील थी तो वो दौड़ते भागते पैदल साइकिल से, और कुछ राज्यों ने भी कोशिश की कि उनके वर्कर अपने अपने घर पहुंच जाएं। तो जैसे गुजरात बॉर्डर पे कोई आ गया तो झाबुआ से मध्य प्रदेश ने गाड़ियां लगा दी तो मुरैना लोग आ गए, तो ऐसे भी लोग घर पर आ गए। ये हमने मनरेगा को, प्रधानमंत्री सड़क को, प्रधानमंत्री आवास को इसलिए अनुमति दी है
कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएं। सड़क बनेगी तो गिट्टी का काम भी चलेगा, तो गिट्टी भी गांव के पास ही है, हाँ। मजदूर भी गांव के पास ही है, उपकरण की ज़रूरत है, इंजन चाहिए, रोलर तो वो आ जाएगा, तो उसको कोई रोकेगा नहीं। तो आर्थिक गतिविधियां इससे भी चलेगी। वैकल्पिक रोजगार के रूप में जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए हम मनरेगा खोल के रखे हैं कि किसी को आज ज़रूरत है रोजगार की तो मनरेगा का विकल्प भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास में व्यक्तिमूलक काम है, तो प्रधानमंत्री आवास में भी हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपया डिस्पर्स कर दिया है, तो वो भी काम आगे बढ़ रहा है। बाकी पैसा भी राज्यों के पास पड़ा हुआ है। लगभग 48 लाख मकान ऐसे हैं जो तीसरी और चौथी किस्त उनके पास पहुंच गई है, लेकिन वो अभी अनकम्प्लीट से पड़े हैं, तो उनको पूरा कराना है। ये सर एक जो तमाम सारे लोगों की राय आ रही है, एक्सपर्ट्स की, इकोनॉमिस्ट की, वो ये है कि अभी जिस परिस्थिति में हमारे देश की इकोनॉमी है इस संकट के चलते, तो उसमें ये माना जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी है वही इसके रिवाइवल का इंजन बनेगा। तो उसमें जाहिर सी बात है तमाम सारे संकटों के बावजूद एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगभग सामान्य दिशा में जा रही हैं। ठीक है, वो तो जो वेल्थ क्रिएशन है, जो हमारी फसलें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी लोगों को काम भी मिल रहा है, और बाकी रूरल एक्टिविटी है। तो काफ़ी सारे लोग, जैसे आप बात कर ही रहे हैं कि गांव में वापस चले गए, तो इसको लेकर के आपको लगता है कि इस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के तहत आप लोग काम कर रहे हैं? जो आपने कहा कि अग्रिम किस्तें रिलीज़ कर दी हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बढ़ावा दे रहे हैं, आवास को दे रहे हैं, जिससे वहीं पे रोज़गार के अवसर हो, क्योंकि जो इकोनॉमी के दूसरे हिस्से हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, उसको तो रिवाइवल में इट विल टेक टाइम। मतलब उसका ये नहीं है कि इमीडिएटली वो सब लोग आ जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ डिमांड क्रंच होगा। पहले से ही हम लोग डिमांड की प्रॉब्लम को फेस हमारी इकोनॉमी कर रही थी, बट रूरल और एग्रीकल्चर को लेकर के जो है वहाँ पे अभी डिमांड की कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि भोजन सबको चाहिए। अब जैसे आप लोग कह रहे हैं कि रूरल में जो काम मनरेगा का, वहाँ काम भी मिल जाएगा, तो आपको लगता है कि इसको और ज़्यादा फोकस्ड अप्रोच में जाएंगे तो हम लोग थोड़ा इस संकट को थोड़ा और बेहतर तरीके से पार कर पाएंगे? नहीं, अब देखिए, रूरल इकोनॉमी के लिए जितने रास्ते खोले जा सकते हैं जी, वो आज की अवधि में, मतलब लॉकडाउन 2 जब शुरू हुआ जी, तो लगभग वो 15 तारीख को जो गाइडलाइन आई उसमें ग्रामीण क्षेत्र का लगभग सारा कारोबार खोल दिया गया जी। लेकिन यह सही है कि अभी सभी इंडस्ट्री अपनी गति में नहीं आ पाएंगे, हाँ, उसमें अभी समय भी लगने वाला है। देखिए, इस मामले में 3 तारीख के बाद मुझे लगता है, और राज्य इस दृष्टि से सोच ही रहे होंगे, राज्य और जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ अपने यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ कैसे और तेज हो सकती हैं, इसका मैपिंग करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का और हेल्थ की एडवाइजरी का पालन करते हुए कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी को और बल दे सकते हैं। तो ये स्थान स्थान पर मैपिंग होगी, खाली आदेश से ही काम नहीं चलेगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि भाई हमने कह दिया कि गांव की जो इंडस्ट्री है वो शुरू कर दो, लेकिन अब गांव में एक संकट ये भी है कि वो इंडस्ट्री शुरू करे तो श्रमिक आएँ। हाँ, तो अब श्रमिकों के लिए भी एक जागरण का काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आदमी को लगता है कोरोना इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है, भयभीत भी है। हाँ। तो अब हर जिले में जहाँ कोरोना पेशेंट नहीं है, जहाँ कोई हॉट स्पॉट नहीं है, जहाँ जांच वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था है, तो स्वाभाविक रूप से सब इस बात को जानते हैं कि कोरोना कोई भाग के नहीं लगने वाला। कोरोना तो तभी लगेगा जब आपको और मेरा संपर्क होएगा। तो जब मेरा और आपका संपर्क ना हो, इस बात की चिंता हम करेंगे और ये बात लोगों के जहन में डाल देंगे कि आप तो अपने काम करने जाओ लेकिन किसी को छुओ मत, मास्क लगाए रहो, सैनिटाइजर का उपयोग करो, हाथ धोते रहो, कुछ नहीं होगा आपको। ये जैसे जैसे भरोसा दिलाएंगे तो इकोनॉमी तेज बढ़ेगी। इसके लिए एक एक्सरसाइज जिला स्तर पर करने की ज़रूरत है। एक सब ये है कि हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मामले में इस वक्त बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, और लगातार रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ये जो महामारी है दुनिया भर में एक हंगर का एक माहौल भी बनाएगी। तो ऐसे में हम लोग, भारत एक फूड फैक्ट्री के रूप में सामने आ सकता है दुनिया की। वी कैन सप्लाई फूड
फूड सप्लायर, और डिमांड भी है दुनिया के अलग अलग देशों में। शुगर की डिमांड है, खाद्यान्न की डिमांड है, हमारे मीट की डिमांड है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की डिमांड है, और हमारे पास प्लेंटी में है। फॉर्चुनेटली हम लोग उस पोजीशन में हैं। अगर हम महामारी को नियंत्रण में रख के और अपना आगे बढ़ते रहें, तो आपको लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट को लेकर के लगभग हम $70 बिलियन पे तो बात करते ही हैं, तो लेकिन उसको लेकर के एक फ्रेश स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जिसमें रुकावटें कम हो, प्रतिबंध कम हो, और उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को उसका फ़ायदा लें, और हमारे किसानों को भी उसका बेहतर उसका पैसा मिलेगा, और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मतलब मेरा एक उस तरीके का दृष्टिकोण लग नहीं, रहा है। आपका सुझाव ठीक है। सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीर है। जी प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि ये प्रतिकूलता है, जी इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रतिकूलता को पूरी शिद्दत के साथ अवसर में बदलो, जी और उसके लिए सरकार के जो संबंधित विभाग हैं अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे सेक्रेटरी ने भी सारे जो एक्सपोर्टर हैं जी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, उनको जिस प्रकार की आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को समझा, और उस हिसाब से हम निर्णय करने जा रहे हैं। और अभी 3 दिन पहले हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने CII के साथ, और मैं था, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री थी, तो सभी व्यापारी देश भर में बैठे हुए थे जो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कृषि जिनसों का व्यापार करते हैं। उनके साथ हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और जिस प्रकार के सुझाव आए हैं उस पर निश्चित रूप से आने वाले कल में हम लोग अमल करने वाले हैं। अच्छा, ये आपका तो बहुत राज्यों के साथ इतना इंटरेक्शन भी होता है इसमें, और बिकॉज आपका मंत्रालय ऐसा है जो उसका तो राज्यों का कैसा कोऑपरेशन मिल रहा है? तमाम नहीं, सारे ठीक जो है। आप लोगों के मेरा कदम मैं तो हैं। दोनों मंत्रालय के अंतर्गत अपने जो मंत्री जी। हैं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज में और एग्रीकल्चर में, हाँ सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर चुका हूँ, और सबकी मानसिकता बहुत अच्छी है। सब केंद्र के सभी निर्देशों का पालन करना चाहते हैं। सबकी चिंता कृषि के और ग्रामीण विकास की दृष्टि से है, और वो तो ये कहते हैं कि हम आपको कह नहीं पाते तब तक आप हमारे मनचाही चीज़ को निर्णय कर देती है केंद्र सरकार। लेकिन सबकी मानसिकता यही है कि कुल मिला के जो केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, सबसे पहले इंसानी ज़िंदगी को बचाना, और उसके बाद कृषि और आर्थिक गतिविधियों को बल देना।